रमेशेश्वर नगर के सुंदर घने जंगलों के बीच हरिपुर गांव बसा हुआ था। वहां रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। एक दिन की बात है, कोई दौड़ता हुआ सुरेश के पास आया और बोला, सुरेश भैया, आपके पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जल्दी घर चलिए। सुरेश चौंक पड़ा। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? चलो। सुरेश अपने छोटे भाई रमेश के साथ दौड़ता हुआ घर जा पहुंचा। वहां उनके बूढ़े पिताजी चारपाई पर बैठे थे और पास ही वैद्य बैठे हुए थे। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ सुरेश, तुम्हारे पिताजी के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। चलो भाई सुरेश, रमेश। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। पिताजी ने कमजोर आवाज में सुरेश से कहा, देखो सुरेश, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। देखो सुरेश, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा हिस्सा अपने छोटे भाई से बातचीत करके बांट लेना। इतना कहकर सुरेश के बूढ़े पिता ने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद दोनों भाइयों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और घर लौट आए। कुछ समय बीत गया। एक दिन सुरेश की पत्नी गीता, जो कि बहुत चतुर और तेज थी, सुरेश से बोली, पिताजी को गए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। बाहर से देखने पर सुरेश बहुत अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसमें भी चतुराई, लालच और मक्कारी कूट कूट कर भरी थी। उसने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। गीता ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। मेरी बात मानो, हमारा जो खेत है वो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। हरा भरा खेत अपने हिस्से में रखना और बंजर खेत अपने छोटे भाई को दे देना। और हाँ, जिस घर में हम रहते हैं उसके अलावा एक दूसरा घर भी है जिसकी हालत बहुत खराब है, वो तुम अपने छोटे भाई को दे देना। सुरेश ने पूछा, अच्छा, और अगर रमेश ने कुछ सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। उसने खेत में काम करना केवल 2 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम बचपन से बैल की तरह अपने पिता के साथ खेत में जुत रहे हो। सुरेश ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी गीता के साथ रमेश के आंगन में जा पहुंचा। उसने कहा, हाँ तो देखो छोटे भाई, पिताजी तो अब रहे नहीं, इसीलिए अब हम दोनों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। रमेश ने मासूमियत से कहा, लेकिन भैया मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। सुरेश ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, अरे अरे छोटे, ये सब बातें कुछ समय के लिए अच्छी लगती हैं। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, है ना? रमेश ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, बताइए। सुरेश ने अपनी बात शुरू की। हाँ तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि भाई मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करता आया हूँ, खेती करता आया हूँ, जबकि तुम केवल 2 वर्ष से खेत में हाथ बटा रहे हो। और हमारे 2 घर हैं, एक ये है और दूसरा घर, उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, क्योंकि इस घर पर मैंने काफी खर्चा किया है, इसीलिए मैं यहाँ रहूंगा, ठीक है? ये सुनकर रमेश चौंक गया। तभी उसकी पत्नी उर्मिला गुस्से से बोली, ये तो सरासर अन्याय है। आप बेकार के हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हैं और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हैं। रमेश ने भी समर्थन में कहा, दे भैया, मेरी पत्नी उर्मिला सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती किस पर करूँगा? सुरेश ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अब देखो, वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन बंटवारा तो ऐसे ही होगा। जिस दूसरे घर की आप बात कर रहे हैं वो घर नहीं बल्कि झोपड़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों के हिस्से में वही आ रहा है तो वही ना दूंगा। रमेश ने विरोध किया। ये क्या बात कर रहे हैं भैया, आप गलत बंटवारा कर रहे हैं। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। बंटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब खराब चीज हमारे हिस्से, अच्छी अच्छी चीज आपके हिस्से, ये बंटवारा होता है क्या? ये तो मनमानी है। सुरेश ने तंज कसते हुए कहा, मनमानी है तो फिर ठीक है भैया,
अगर तुम इस मामले को पंचायत में ले जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इस गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वो भी मेरी ही बात मानेगा। समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में कहो ये भी ना मिले। बेहतर यही होगा कि पंचायत तुम्हें जलील करे और कुछ न दे। उससे अच्छा है कि ये मामला घर की 4 दीवारी में सुलझा लो। रमेश ने उदास स्वर में कहा। हाँ हम ठीक है मैया। सुरेश ने तुरंत कहा। हाँ तो फिर ठीक है भाई, हो गया फैसला। तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। चलो भाई। रमेश आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चला गया। उर्मिला ने बिल्कुल सही कहा था, वो घर नहीं बल्कि केवल एक झोपड़ी थी। उर्मिला ने गुस्से में कहा, तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। रमेश ने जवाब दिया, मैं चाहता तो पंचायत में मामला ले जा सकता था, परंतु बदनामी तो हमारे घर की होती ना। उर्मिला ने तीखे स्वर में कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? रमेश ने विश्वास के साथ कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 परिश्रमी हाथ दिए हैं। देखना तो उर्मिला, मैं बंजर जमीन का सीना चीर कर उसमें बीज बो दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसी में अनाज उगाकर गांव वालों को दिखाऊंगा। तू देखना। अगले दिन रमेश अपने बंजर खेत पर पहुंचा और हल चलाने लगा। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आया और बोला, अरे रमेश भैया, ये क्या? अरे भैया, ये तो जमीन बंजर है, इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? रमेश कुछ नहीं बोला और जमीन पर हल चलाता रहा। वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन रमेश ने अपनी मेहनत करना जारी रखा। रमेश कई दिनों तक अपने खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ भी उगता नजर नहीं आया। थक हार कर एक दिन वो घर पर उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी उर्मिला आई और बोली, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने से कोई फायदा नहीं। ये सुनकर रमेश रोने लगा। उसने कहा, उर्मिला, काश मेरे पास एक बैल होता तो मैं इसी बंजर जमीन पर अनाज उगाकर दिखा देता, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? अरे मेरा बदन टूट रहा है मेहनत करके। ये बंजर जमीन है, मेरा शरीर दोपहर के बाद साथ छोड़ देता है। अब नहीं होता मुझसे, नहीं होता। उर्मिला ने समझाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि घर पर भी अनाज खत्म होने को है। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें इतनी आमदनी हो जाए कि हम दोनों को 2 वक्त की रोटी पेट भर कर मिल सके। रमेश ने निराशा से कहा, लेकिन उर्मिला, दूसरा धंधा या व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उर्मिला ने हौसला देते हुए कहा, निराश मत हो, तुम साहूकार के पास जाओ। हमारे गांव का साहूकार बहुत अच्छा है। वो लोगों को कर्ज देता है और ब्याज भी बहुत कम लेता है और ज्यादा सख्ती से वसूली भी नहीं करता। ये सुनकर रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, मैं जाता हूँ। अगले दिन रमेश साहूकार की हवेली पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, साहूकार जी, बस इतना कर्ज दे दीजिए कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकूं, और जैसे ही मुनाफा होगा सबसे पहले मैं आपका कर्जा ब्याज सहित लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा दे दीजिए। साहूकार ने उसे 10 मुद्राएं दे दी और कहा, भगवान का नाम लेकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो। रमेश ने उर्मिला से कहा, हाँ, मैं कल द्वारका नगर गाँव जाऊंगा। उर्मिला, मैंने सुना है कि वहाँ खिलौने बड़े सस्ते दामों में मिलते हैं। अब क्या है, इन 10 मुद्राओं से कुछ खिलौने खरीदूंगा और दूसरे गांव में ले जाकर बेचूंगा। देखना कुछ ना कुछ बढ़िया आमदनी हो ही जाएगी। अगले दिन रमेश द्वारका नगर गांव जा पहुंचा और बाजार में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक बैल पर पड़ी। एक व्यक्ति उसे बुरी तरह पीट रहा था। बैल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रमेश ने दौड़कर पूछा, अरे ओ भैया, ए भैया, ए भैया, काहे इतनी बेदर्दी से इस बैल को पीट रहे हो? क्या हो गया? उस व्यक्ति ने गुस्से में जवाब दिया, अरे क्यों पीट रहा हूँ? तुझे पता भी है, मैंने इस बैल को जंगल से किसी आदमी से अच्छे दामों पर खरीदा था। सोचा था कि ये खेत में काम करेगा, लेकिन जब भी काम करने की बारी आती है तो बस ये अपनी जगह से हिलता तक नहीं, ऊपर से सारा चारा भी खा जाता है। अरे इसे खरीद कर तो मुझे सिर्फ नुकसान हुआ है, नुकसान। अरे तभी मैं इस पर अपना गुस्सा उतार रहा हूँ। रमेश ने तुरंत कहा, ओहो हो, ए भैया, रुको 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 रुको,
अगर ऐसी बात है तो ये बैल हमको दे दो। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। अरे मुफ्त में बैल भी दे दूं और नुकसान? अरे मैंने इसे मुफ्त में नहीं खरीदा है। अगर तुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो ला, मुझे 10 मुद्राएं दे दे, ला। रमेश गहरी सोच में डूब गया। उसने बैल की ओर देखा। बैल की आंखों में मानो आशा झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद रमेश ने 10 मुद्राएं उस व्यक्ति को दे दी। व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा, अब मेरे पास केवल 10 मुद्राएं ही हैं। मैं यहाँ खिलौने खरीदने आया था। एक बात कहूँ भैया, बुरा मत मानना, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। इस बैल को खरीद कर तुमने घाटे का सौदा किया है, लेकिन मेरी बला तो टल गई। ले जाओ इस मुसीबत को अपने घर, ले जाओ भैया, ले जाओ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। रमेश बैल को लेकर घर आया